चलिए, तो देखिएगा, भारत के भूगोल में जो है हमने कल क्लास किया हुआ था और मैंने बताया आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर कि भारत का जो भूगोल है उसको पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें समझनी होगी और क्या क्या चीज़ें इसमें समझते हुए जो है आप भारत के भूगोल को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी शब्द कहाँ से आया है। ठीक है, बेसिक्स हमने देखा इसको। ठीक है, और उसके साथ हमने उसके साथ देखा कि हमारे पास जैसे भौतिकी या मानव ज्योग्राफी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो भौतिकी की शाखा क्या होती है, जैसे नदी संसाधन है, पहाड़ हैं, वन संसाधन है, या विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणिक या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल जो हमारे पास चीज़ें हैं, जैसे कि पहाड़, पर्वत, नदियाँ, ठीक है, वन संसाधन, वो सभी कहाँ आती हैं, भौतिक ज्योग्राफी में आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिए मानव ज्योग्राफी में जनसंख्या आती है, सामाजिक भूगोल आता है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आती है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसी के बाद हमने पढ़ा कि हमारे भारत के भूगोल में क्या क्या चीज़ आ जाती हैं। ठीक है, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत हमें ये सभी मुख्य बिंदुओं को पढ़ना है। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जो भारत का मैप है, ठीक है, राजनीतिक मैप और एक प्राकृतिक मैप। ठीक है, तो अगर हम प्राकृतिक मैप की बात करते हैं, याद रखिएगा, तो प्राकृतिक मैप में प्राकृतिक आधार पर जो है पहाड़, पर्वत, मैदान का निर्माण दिखता है। ठीक है, और वही अगर हम राजनीतिक मैप की बात करें तो वहां पर हमें राज्यों का बंटवारा दिखेगा, प्रशासन की स्थिति दिखेगी, और प्रशासन के आधार पर जो है हमारे यहाँ जो राज्यों की संख्या है वो कितनी है, तो याद रखिएगा दो प्रकार के, एक आपका सामान्य राज्य और एक आपका यूनियन टेरिटरी। ठीक है, अब इसी के आधार पर याद रखिएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अगर हमने इसके बाद नामकरण को देखा है, ठीक है, तो उससे पहले मैंने संविधान के कुछ बेसिक्स बताया आपको, जहां पर आपको याद रखना है कि भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में जो है भारत के बारे में जानकारी मिलती है कि इंडिया अर्थात भारत। ठीक है, तो हमने पढ़ा था भारत के बारे में, याद रखिएगा, जहां पर हमने पढ़ा था इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद हम सामान्य परिचय के आधार पर चल रहे थे और सामान्य परिचय में जो है हमने पढ़ा था नामकरण। तो याद रखिएगा इसके 4-5 नाम भारत के आते हैं, अपने अपने समय में अलग अलग घटनाओं के कारण इसके नामकरण को देखा जाता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा इसका नाम भारत क्यों पड़ा है, तो ध्यान रखिएगा भारत का जो नाम है प्राचीन काल के समय जो है दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जिसने भारत के क्षेत्र को जीता था, और जितने क्षेत्र को इसने जीता उसी को कहा गया भारत क्षेत्र। ठीक है, इस तरीके से भारत नाम पड़ा भारत के नाम पर, याद रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो याद रखिएगा फारसी या ईरानी लोग, याद रखिएगा, सिंधु नदी के पार क्षेत्र को, ठीक है, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, छोटे छोटे फैक्ट्स हैं। ठीक है, भारत नाम आपका क्लियर हुआ, किस नाम पर पड़ा है, तो याद रखिएगा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत के नाम पर। भरत ने जिस भूमि क्षेत्र को जीता था वो सभी क्षेत्र क्या कहलाया, भारत कहलाया। ठीक है, तो पहला नाम याद रखिएगा। उसी प्रकार दूसरा नाम याद रखिएगा हिंदुस्तान। तो याद रखिएगा अगर आप भारत को देखेंगे, ठीक है, यहां पर इस मैप से थोड़ा सा हम ध्यान देने का प्रयास करेंगे इस पे, तो देखिएगा कि इस क्षेत्र को समझिएगा। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, तो ये जो क्षेत्र है आपका सिंधु नदी का क्षेत्र है। ठीक है, इसे कहते हैं सिंधु नदी का क्षेत्र। ठीक है, सिंधु नदी के क्षेत्र पार इस पार देखेंगे तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये फारस का क्षेत्र कहलाता है, या फिर जिसे हम कहते हैं ईरान। ठीक है,
तो फारस का जो क्षेत्र है उसी को ईरान कहा जाता है। तो फारस के लोग को क्या कहते हैं? फारसी कहते हैं। ईरान के लोगों को क्या कहते हैं? ईरानी कहते हैं, है ना। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि यहां से ये जो लोग हैं, इस सिंधु नदी का जो क्षेत्र था, तो जो फारसी लोग हैं, याद रखिएगा, ठीक है, जो फारसी लोग हैं इनके द्वारा इनके जो अल्फाबेट्स हैं वो हमेशा भारतीय अल्फाबेट्स के थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैसे? तो देखिए, ये सा को क्या पढ़ते थे? हा, ठीक है, और धा को पढ़ते थे दा, ठीक है। क्या पढ़ते? सा को हा पढ़ते थे और धा को पढ़ते थे द, ठीक है। और इस प्रकार से स का बन गया हिंदू, ठीक है। तो सिंधु नदी क्या बना? हिंदू बना, और हिंदू के पार क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। तो हिंदू के पार क्षेत्र या सिंधु के पार क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया, ठीक है। तो ये जो आपको ध्यान देना है कि किसने कहा है, तो फारसी और ईरानियों ने कहा है। ये एक्चुअल में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि फारसी और ईरानियों के द्वारा जो है ये नामकरण किया गया हिंदुस्तान, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा एक और नाम आता है आपके सामने, और ये नाम है आपका इंडिया, ठीक है। तो इंडिया की बात करते हैं हम लोग। तो देखिएगा, इंडिया जो नाम है बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी इंडस से, इंडस, ठीक है। इंडस का मतलब क्या होता है? कपास, कॉटन, ठीक है। तो कपास जो सबसे पहले भारत में उगाया गया, इसका व्यापार प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसका व्यापार प्रारंभ हुआ, ये व्यापार के तौर पर जो है कहां जाता था? रोमन एरिया में जाता था, रोमन क्षेत्र में जाता था, ठीक है। यानी जिसे आप कहते थे यूनानी क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि इंडिया किसने कहा है? यूनानियों के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो ये बात समझिएगा कि व्यापार से इसकी शुरुआत होती है, और व्यापार से शुरुआत होते हुए जो है इंडस, ठीक है, इंडिया में बना या इंडिया कहलाया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इंडिया या इंडिया शब्द की उत्पत्ति जो है वो यूनानियों की देन है, और यह जो है इंडस से इसकी शुरुआत होती है, जिसका अर्थ होता है कपास। और कपास के व्यापार के दौरान जो है, जहां कपास की अत्यधिक खेती होती है और वहां से कपास रोमन या यूनान क्षेत्र में पहुंचता था, तो वहां के लोगों ने इसे इंडिया क्षेत्र नाम दे दिया, ठीक है। तो इंडिया नाम किससे आया है? कपास से आया है, याद रखिएगा, यूनानियों के द्वारा यह नाम दिया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इंडिया, ठीक है। इसी के साथ इंडिया नाम आप ये भी ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजों के द्वारा भी इंडिया नाम दिया गया है, ठीक है। तो एक व्यक्ति है, याद रखिएगा, जिनका नाम है जेम्स अलेक्जेंडर। इसने अपनी विवरण पुस्तक में जो है इस क्षेत्र को इंदु कहा है, ठीक है। तो इंदु से फिर बना आपका इंडिया। तो ध्यान रखिएगा, इंदु, इंडिया, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। अब इसके अलावा आप एक नाम और सुनते हैं, जैसे कि भारतवर्ष, भरत से नाम पड़ा, ठीक है, ये तो नाम आपको याद हो गया। तो ध्यान रखिएगा, वायु पुराण में भी ये नाम मिलता है, किसका? भारतवर्ष का, ठीक है। तो वायु पुराण में भी इसका नाम क्या मिलता है? भारतवर्ष या भारत नाम मिलता है, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा एक नाम और मिलता है, आर्यवर्त, ठीक है। तो महाकाव्यों में इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा जाता था। कारण ये था कि इस क्षेत्र में आर्यों की स्थिति, ठीक है, साथ ही साथ उनकी संस्कृति विद्यमान थी, जिसके कारण आर्यवर्त कहलाया। तो भारत में आर्यों का आगमन और उनकी संस्कृति का जब विस्तार हुआ तो इस क्षेत्र को आर्यवर्त कहा गया, ठीक है। इस तरीके से 4 से 5 नाम आपको याद रखना है। कौन कौन से नाम सुना आपने? सबसे पहले नाम सुना भारत,
ठीक है, हिंदुस्तान, इंडिया, ठीक है, उसके बाद आर्यवर्त, और उसके बाद एक नाम और याद रखिएगा, जम्बूद्वीप। ठीक है, तो जम्बूद्वीप जो है याद रखिएगा, जम्बूद्वीप जो है, ठीक है, ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र को कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बौद्ध काल में याद रखिएगा, बौद्ध काल में भारत के क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से जाना गया है। ठीक है, तो बेसिक्स मैंने यहां पर कल भी हालांकि बता दिया था, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन से नाम से या नामकरण से हम जानते हैं भारत के क्षेत्र को। इसके बाद सामान्य परिचय में मैंने बताया सामान्य तौर पर भारत का क्षेत्रफल क्या है, 3287,263। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कि भारत का जो स्थान है वो कौन सा नंबर का है, 7वां। ठीक है, तो 7वें स्थान में आपको ये बात याद रखना है कि पहले स्थान पर इस क्रम पर कौन सा देश आता है, रूस। दूसरे स्थान पर कौन आता है, कनाडा। तीसरे स्थान पर अमेरिका, चीन। पांचवें स्थान पर ब्राजील। छठवें स्थान पर और सातवें स्थान पर, आठवें स्थान पर अर्जेंटीना। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सभी क्षेत्र होते हैं, और ये आपको याद रखना है कि अगर भारत को क्रमबद्ध रूप से समझना है तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो है क्या स्थिति है भारत की पूरे विश्व में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा इसके बाद हम ध्यान देंगे कि मैंने बताया था कल राज्यों के बारे में, 28 राज्य और उसके बाद 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद सामान्य परिचय में 2011 के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, याद रखिएगा। तो लिंगानुपात आपको याद रखना है 943 है, शिशु लिंगानुपात जो है याद रखिएगा 918 है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 है, 382, और वही साक्षरता दर की बात करें तो 74% के लगभग जो है साक्षरता दर से। ठीक है, इसी प्रकार याद रखिएगा प्राकृतिक आधार पर जो है अगर हम बंटवारे की बात करें तो मैदानी भाग 43%, पठारी भाग 28%, और उसके बाद जो है पहाड़ी भाग जो है 18.6%, और पर्वत भाग कितना है 10.7% है। ठीक है, तो ये भारत का प्राकृतिक आधार पर जो स्थिति है याद रखिएगा, जिसमें अगर हम 4 आधार पर या प्राकृतिक आधार पर भारत के क्षेत्र को बांटें तो सबसे ज्यादा जो है हमारे यहाँ किस प्रकार का प्राकृतिक आधार है, मैदानी भाग 43%। ठीक है, फिर पठारी भाग 28% के आसपास, फिर पहाड़ी भाग है याद रखिएगा आपका 18.6% के आसपास, और पर्वतीय क्षेत्र हमारा केवल 10% है, याद रखिएगा 10.7% है। ठीक है, ये याद रखिएगा, डेटा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, आज मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताने जा रहा हूं भारत का। ठीक है, तो समझिएगा भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या है। ठीक है, इसके बाद जो है कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो मैं राज्यों के बारे में बताऊंगा थोड़ा सा कि कौन से राज्य की स्थापना कब हुई थी, बेसिक्स उसमें। ठीक है, तो देखिएगा भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, देखिए समझिएगा कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। इससे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि भारत की स्थिति क्या है। ठीक है, तो उससे पहले देखिएगा भारत की स्थिति के आधार पर जो है हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो भारत है वो पृथ्वी पर कहां पर लोकेटेड है। ठीक है, या सिचुएटेड है। तो देखिए इससे पहले हम ये समझें कि पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो देखिए आपको जानकारी होगा कि जो पृथ्वी है, ठीक है, ये पहले तो हमको ये जानकारी है कि पृथ्वी जो है सामान्य तौर पर दिखने में गोल है, परंतु वह जियोट की आकृति का है। ठीक है, जब वो दिखती है आपको तो पानी और स्थल भाग के कारण जो है
आपके यहाँ वो क्या है, गोल नजर आती है, परंतु वह आकृति के तौर पर अगर देखा जाए तो मूल रूप से वो जियोड की आकृति का है। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने अध्ययन की दृष्टि से पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची। ठीक है, काल्पनिक रेखाएं का मतलब एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, परंतु वो कभी दिखाई नहीं देती क्योंकि वो क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक मतलब माना गया, याद रखिएगा, अनुमान माना गया। ठीक है, तो मानने के आधार पर जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे कहा जाता है भूमध्य रेखा। ठीक है, दो बराबर भागों में बांटे जाने वाली रेखा जो है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, लेकिन इसको जाने से पहले हमारे सामने ये दो नाम आता है, अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा। ये क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम यहां पर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, ऐसा लाइन होता है, ठीक है, जो पृथ्वी का ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसमें आपको जानकारी है कि पृथ्वी जो है इसका ऊपरी भाग एक पोल है जिसे नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव जिसे कहते हैं आप, और दक्षिणी हिस्से में है आपका दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो ये सारी रेखाएं जो हैं, खासकर अक्षांश रेखाएं, ये वे रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पैरेलल या समानांतर चलती हैं। समानांतर का मतलब देखिए, इस रेखा को हम समानांतर बोलेंगे। ठीक है, अगर ये मिलाती तो ये अलग रेखा होती, लेकिन ये कुछ कैसी है, गिरी हुई रेखा है, लेटी हुई रेखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यदि आप ऐसी रेखा को देखते हैं जो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के समानांतर चलने वाली रेखा या खींची गई रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। ठीक है, तो ये रेखा मान लीजिए यहां पर ना होकर के यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, यहां पर होगी, हर जगह पर इसे अक्षांश रेखा कहेंगे, याद रखिएगा, मतलब इसका नाम ही है अक्षांश रेखा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये चाहे ऐसी हो, चाहे फिर ऐसी हो, चाहे फिर ऐसी हो, ये सभी अक्षांश रेखा होंगी, चाहे ये रेखा हो, चाहे ये रेखा हो, सभी रेखाएं अक्षांश रेखा कहलाएंगी। ठीक है, तो इन्हें हम क्या, कौन सी रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा कहेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अब बात आती है अक्षांश रेखा के बाद देशांतर रेखा की। ठीक है, अब देखिएगा देशांतर रेखा क्या होता है कि ऐसी रेखा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का काम करती हो। ठीक है, वे रेखाएं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने का काम करती हो उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, इन दोनों की एक विशेषता होती है, अक्षांश रेखा की विशेषता होती है कि हर रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, ये हमेशा एक दूसरे से दूर चलती है। और देशांतर रेखा की एक क्वालिटी होती है कि ये एक दूसरे से दूर कभी नहीं रहते, हमेशा एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, देखिए अक्षांश रेखा एक दूसरे को कभी काट रही है क्या, नहीं काट रही है। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसी में आप देशांतर रेखा को देखेंगे तो वो ऐसे दिखेगी आपको, दिख रहा है, बार बार काट रही है, यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बार बार काट रही है। ठीक है, तो देशांतर रेखा हमेशा आड़ी खड़ी हुई रेखा होती है, याद रखिएगा, देशांतर कहलाती है। अक्षांश रेखा हमेशा लेटी हुई होती है, तो उसे हम लैटिट्यूड लाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा। ठीक है, यहां पर दो परिभाषा आपको समझ में आ गया होगा, अक्षांश और देशांतर की परिभाषा। ठीक है, वहीं देखिएगा कि अगर हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बाद देखें, ठीक है, यहां पर परिभाषा हम लिख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसी से हमको समझना है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या है। अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं, देखिएगा
अगर मैं पूछूंगा ये जो स्टाइलर है, पेन है, ये कितना बड़ा दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे ये 3 इंच का है, 4 इंच का है ना? या फिर आप 7 सेंटीमीटर बोलेंगे, 8 सेंटीमीटर बोलेंगे, मतलब इसकी लंबाई आप बता पाएंगे, इसकी मोटाई बता पाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार पृथ्वी पर भारत की जो स्थिति है, पृथ्वी पर जो भारत की स्थिति है, याद रखिएगा, वो कैसी है, कहां से कहां तक इसका विस्तार है, ये आपको जानना होता है अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार से। यानी हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्यों पढ़ते हैं, इसका मुख्य कारण है कि भारत की स्थिति के अनुसार जो है आपको याद रखना है कि भारत की जो ऊपरी हिस्से हैं, ठीक है, और दक्षिणी हिस्सा है, यानी उत्तरी हिस्सा और दक्षिणी हिस्सा के बीच कितनी दूरी है, और वही पूर्वी हिस्से से पश्चिमी हिस्से के बीच की दूरी कितनी है, इसे कहते हैं अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम अक्षांशीय देशांतरी विस्तार की बात करें, उससे पहले थोड़ा सा पृथ्वी को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पृथ्वी को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, तो इन्हीं के आधार पर पृथ्वी को पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। जैसे कि ये आपकी पृथ्वी हो गई, और ये हिस्सा आपका नॉर्थ पोल है, ये हिस्सा आपका साउथ पोल है। देखिए, ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, लेकिन ये अक्षांश रेखा भी है, जिसका नामकरण किया गया है क्या, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या विषुववृत्त रेखा। ठीक है, इसे 3 नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर या फिर विषुववृत्त रेखा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा, अगर हम पृथ्वी को पढ़ने का प्रयास करें, तो यदि हम देखें यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ये एक गोला है, पृथ्वी एक गोला है, गोले का ऊपरी हिस्सा जब हम पढ़ेंगे तो बोलेंगे इसे गोलार्ध। उसी प्रकार ये भी एक गोलार्ध है। ठीक है, तो जब हमारा कोई वस्तु यहां पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, या फिर कोई वस्तु यहां पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो इसका नामकरण याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, इसे हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, उसी प्रकार अगर यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा और यहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, यह भी एक गोलार्ध है, और यहां भी एक गोलार्ध है। अगर हम इस तरीके से इसको जोड़ दें तो यहां से भी आधा आधा गोला बराबर हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, इसे हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसे हम कहेंगे पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के आधार पर भी बटा होगा। तो जब कोई वस्तु यहां पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, उसको पूर्वी गोलार्ध, और जब कोई वस्तु यहां पर होगा तो हम क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया और ये पूर्वी गोलार्ध का क्षेत्र हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको अक्षांशीय विस्तार पूछा जाएगा तो आप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बारे में बताते हैं। जब भी आपको देशांतरी विस्तार पूछा जाएगा तो आप पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देशांतर रेखा के आधार पर पूर्वी और दक्षिणी है, पश्चिमी है, और उसी प्रकार अक्षांशीय रेखा के आधार पर यह उत्तरी और दक्षिणी होता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी देशांतर और अक्षांशीय रेखा पूछी जाती है या विस्तार पूछा जाता है तो आपको ये बात यहां पर ध्यान रखनी होती है। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम थोड़ा प्रयास करते हैं इसको और ज्यादा सटीक करने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बात करेंगे। तो टोटल हमारा टॉपिक रहेगा भी अक्षांशीय रेखा के बारे में। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखाओं को आप देखेंगे तो अक्षांशीय रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं। इसे हम कहते हैं अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अब अक्षांशीय रेखाओं में 4 या फिर आप कह सकते हैं 5 महत्वपूर्ण रेखाएं होती हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा हमारे पृथ्वी में जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई उसमें रेखाओं की संख्या तो काफी ज्यादा है। ठीक है, इवन अभी मैं आपको बताऊंगा कि अक्षांशीय रेखाओं की संख्या काफी ज्यादा होती है। ठीक है, लेकिन उनमें सभी रेखाओं में 5 रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। अब वो 5 रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो याद रखिएगा, पहला रेखा भूमध्य रेखा, इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो कर्क रेखा। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग
आर्कटिक रेखा। उसी प्रकार दक्षिण की तरफ जाएंगे तो ये वाला जो रेखा है इसे कहते हैं मकर रेखा, इसे कहते हैं हम लोग अंटार्कटिक रेखा। तो ये 5 रेखाओं का नाम याद रखिएगा। जो आपसे अगर पूछा जाए कि कर्क रेखा कहां पर है तो आप बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। आर्कटिक रेखा कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में। उसी प्रकार मकर रेखा कहां पर है? दक्षिणी गोलार्ध में, ये दक्षिणी की तरफ है मकर रेखा। और अंटार्कटिक रेखा कहां पर है? तो याद रखिएगा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और भूमध्य रेखा की खास बात क्या है? ये पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, इसलिए बीचों बीच होती है, याद रखिएगा, ठीक। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि बात करें हम लोग, यहां से आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो गया, ठीक है। अब इसके लिए अब हम अक्षांश रेखाओं पर ही पूरा फोकस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा अक्षांश रेखा के बारे में इसकी विशेषता बता दूं मैं आपको। तो अक्षांश रेखाओं को काल्पनिक रेखा के तौर पर कैसे जानते हैं या फिर इनकी खासियत क्या है, ठीक है। तो हालांकि अक्षांश रेखाएं जो काल्पनिक रेखाएं हैं, याद रखिएगा इससे हमें 2 से 3 चीजों की जानकारी होती है, ठीक है। यानी पृथ्वी पर इसको खींचा क्यों गया या वैज्ञानिक ये क्यों मानते थे कि अक्षांश रेखा की आवश्यकता है। तो ऐसे में याद रखिएगा इस काल्पनिक रेखा की जो कुछ खासियत है उसमें सबसे पहला खासियत है कि इससे हमें क्लाइमेट का पता चलता है, जलवायु का, ठीक है। उसी प्रकार तापमान की जानकारी होती है। तो जलवायु और तापमान की जानकारी किससे होती है? आपके अक्षांश रेखा से होती है, ठीक है। जैसे कि अब इसे देखिएगा तो ये वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा ये आपका सूर्य के सबसे नजदीक पड़ता है। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि सूर्य की स्थिति पृथ्वी के समय में या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की स्थिति होती है वो हमेशा सीधी होती है यहां से। तो गर्मी सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा? इस क्षेत्र में पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय जलवायु। यहां की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी? उष्णकटिबंधीय होगी, ठीक है। उसी प्रकार ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये जो क्षेत्र है थोड़ा गर्म अब कम होने लगेगा, बिकॉज यहां पर अब गर्मी थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठंडी बढ़ने लगेगी, सूर्य की किरणें कम हो जाएंगी यहां पर, ठीक है। तो गर्मी तो रहेगी परंतु ठंडी बढ़ने लगेगी, जिसके कारण इसका नाम होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये पूरी तरीके से शीत कटिबंधीय कहलाता है। कारण क्या है? वहां सूर्य की किरणें न के बराबर पहुंचती हैं, ठीक है। और पहुंचती भी तो है वहां पर टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण वहां बर्फ जमा होता है, ठीक है। 6-6 वर्ष पूरे साल भर जो है आपका बर्फ जमा होता है, ठीक है। तो तापमान का पता चल पा रहा है आपको इससे, जलवायु को पता चल पा रहा है इससे। तो अक्षांशीय विस्तार इसलिए किया गया, याद रखिएगा, पृथ्वी में, जिससे हमें जलवायु और तापमान का पता चल पाता है। सेम वही कंडीशन याद रखिएगा कि आपका दक्षिण की तरफ जाएंगे आप तो ये हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, तो ये भी उष्णकटिबंधीय होगा, ये भी आपका शीतोष्ण होगा और ये आपका शीत होगा, ठीक है। अब यहां पर कैलकुलेट करेंगे हम लोग कि आपका जो यहां हिस्सा है इसको आप देखेंगे तो अब अक्षांशीय रेखाओं की जानकारी लेते हैं। तो ये अक्षांशीय रेखाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये 0 डिग्री पर है, ठीक है। यहां से नॉर्थ की तरफ चलेंगे, याद रखिएगा, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, यानी 90 नॉर्थ की तरफ, ठीक है। उसी प्रकार 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90। इस प्रकार से याद रखिएगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 90
प्लस 90 इक्वल 180 होता है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि चूंकि हमने इस लकीर को बार बार काउंट किया है, ऊपर के टाइम पे भी काउंट किया और नीचे के टाइम पे काउंट किया, इसलिए -1 कर दिया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि एक ही लकीर को हम यहाँ से गिनकर 90 की तरफ जा रहे हैं, उसी लकीर को गिनकर फिर से वापस हम लोग 90 नीचे की तरफ गिन रहे हैं। तो एक लकीर को हम कितने बार गिन रहे हैं? 2 बार, जिसके कारण हम उसे एक -1 कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 -1 इक्वल 179 लकीरें, यानी अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 179। और इसमें आपको एक बात बता दूं मैं कि जब भी आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो ऑप्शन देखकर ही टिक कीजिएगा। ऑप्शन में 180 होता है तो 180 टिक करिएगा, 179 होता है तो 179 टिक करिएगा। ठीक है, दोनों होता है तो आप क्या टिक करेंगे? 179 को। ठीक है, अगर 180 भी है 179 भी है तो 179 को टिक किया जाता है, याद रखिएगा। एनसीईआरटी की बुक में जो है ये रेफरेंस मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 179। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आपका अक्षांश रेखा के बारे में। ठीक, अब आते हैं थोड़ा देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखिएगा, देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो देखिएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं क्या बोलते हैं हम लोग? देशांतर रेखा कहते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। इसमें भी कुछ रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक है, तो इसकी 2 रेखाएं सामान्य तौर पर याद रखिएगा, इसकी 2 रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो कौन कौन सी 2 रेखाएं हैं? जैसे अभी यहां पर हम नाम तो नहीं लिख सकते, लेकिन आप 2 रेखाओं का नाम याद रखिएगा। पहला होता है मध्याह्न रेखा, दूसरा नाम याद रखिएगा 180 डिग्री की रेखा, और एक नाम और याद रखिएगा 82.5 या फिर इसे कहते हैं IST रेखा। ये 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन 3 रेखा का नाम याद रखिएगा। अभी मैंने अक्षांश रेखा का नाम बताया आपको, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। उसी प्रकार ये देशांतर रेखाएं की 3 सबसे महत्वपूर्ण रेखा हैं। कौन कौन सी रेखा? मध्याह्न रेखा। ये मध्याह्न रेखा जो है ना, ये 0 डिग्री पर होता है। जैसे आपका वो वाला भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर था, वैसे ही मध्याह्न रेखा भी 0 डिग्री पर होता है। ठीक है, 21.5 डिग्री 180 डिग्री की रेखा। तो याद रखिएगा 0 डिग्री के अपोजिट की जो रेखा होती है 180 डिग्री की अपोजिट होती है ना। 82.5 की रेखा, इसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं, इसे हम 82.5 की रेखा कहते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये 0 डिग्री की रेखा जो है यहां पर होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि देशांतर की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो देखिएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 40, 50, 60, 70 एंड 80। ठीक है, तो याद रखिएगा एक तरफ 180, दूसरी तरफ भी 180, टोटल कितने हो गए? 360। और इस तरीके से जो है 180 प्लस 180 इक्वल 360 जो है आपका देशांतर रेखा की कुल संख्या होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 360 होती है। इस पे -1 नहीं करते, याद रखिएगा। क्यों नहीं करेंगे? इसका कारण ये है कि जब किसी गोल वस्तु को आप देखेंगे तो सामने की रेखा वो 0 डिग्री पर है, उसको दोबारा नहीं गिनते यहाँ पर। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ से इसको वापस गिनेंगे, इसको नहीं गिनेंगे। तो जैसे आप एक कोई गोल वस्तु उठा के देखेंगे, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास एक गोल वस्तु ये आपको गोल वस्तु दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो अगर ये 0 डिग्री पर है तो यहाँ से हमने काउंट करना स्टार्ट किया तो 180 इसका पीछे होता है यहाँ पर, और फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे तो 180 निकल कर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे पास जो भी गोल वस्तु होता है, जैसे आप एक सामान्य तौर पर बात कर सकते हैं
कि एक सर्कल का, ठीक है, एक वृत्त का टोटल कोण कितना बनता है, तो 360 कोण बनता है उसमें। 360 कोण बनने के कारण 360 रेखाएं। क्लियर? इसलिए 360 रेखाएं ये होता है। ठीक है, अब इसी के साथ देखिएगा, ये थी देशांतर के बारे में। ठीक है, अब इन देशांतरों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, तो ध्यान रखिएगा 3 चीजें। ठीक है, देशांतर रेखाओं की विशेषता क्या होती है, यानी वैज्ञानिकों ने देशांतर रेखाओं का प्रयोग क्यों किया है, तो ध्यान रखिएगा देशांतर रेखाओं का जो प्रयोग किया गया है वो है आपका पहला समय की जानकारी के लिए, दूसरा दिन, और तीसरा दिनांक के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक है आपका टाइम, ठीक है, और दूसरा है दिन, और उसके बाद है दिनांक। तो देशांतर रेखाओं से ये 3 चीजों की जानकारी होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि देशांतर रेखाओं की कुल जो रेखाएं हैं उसमें आप 360 को याद रखेंगे। दूसरा, आप याद रखेंगे कि देशांतर रेखाओं से हमें समय, दिन और दिनांक की जानकारी होती है। ठीक है, अब एक बात और याद रखिएगा कि जब हम यहां पर अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे थे, तो अक्षांश रेखाओं में क्या हो रहा था, 0, 10, 20 इस तरीके से 90 आपके एक तरफ हो रहा था, 90 एक तरफ हो रहा है। यानी यहां पर रेखाओं की संख्या कितनी है, तो 180 के आसपास है ना, 179 है, बट हम बोलने के बोलचाल में हम 180 का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन -1 के बारे में आप ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि 0 से लेकर 10 के पास हम जब भी पहुंच रहे हैं, इसका मतलब है कि 9 डिग्री की रेखा इसके अंदर पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम लिखने के प्रयास में इसके अंदर 9 डिग्री, फिर यहाँ 9 डिग्री, इस तरीके से जो है सभी के अंदर और डिग्रियां हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ध्यान रखिएगा कि देशांतर रेखाओं में भी इसी प्रकार की परिकल्पना होती है। ठीक है, तो 10, 20, 30 इस तरीके से जो है 180 आ गया। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो 0 डिग्री है, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात करें समय रेखा की, तो याद रखिएगा इस 0 डिग्री को ही हम क्या कहते हैं, पीएमएल लाइन बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन लाइन। ठीक है, इस 0 डिग्री को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, और याद रखिएगा इसी को हम समय रेखा कहते हैं पूरे विश्व का। ठीक है, पूरे विश्व का समय रेखा कहलाता है। अब यहां पर 2 बातें याद रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, वही देशांतर रेखाओं को हम किससे नापते हैं, समय से, याद रखिएगा। देखिए, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, मतलब एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होगी, 111। ठीक है, याद रखिएगा 111 किलोमीटर। वही देशांतर रेखाओं को हम कैसे नापते हैं, तो याद रखिएगा समय से, 4 मिनट में। ठीक है, क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, जब ये पृथ्वी घूम रही है और सूर्य के संबंध में जब हम इसके सापेक्ष सूर्य को देखेंगे, तो ये एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में जो समय लगता है वो 4 मिनट का लगता है। यानी एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में जो समय लगता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक का समय 4 मिनट का होता है। ठीक है, तो ये 4 मिनट की दूरी बनती है, याद रखिएगा। ठीक, अब इसी के बाद समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब हम अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं, तो इसी से हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतीय विस्तार पता चलता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि भारत की स्थिति क्या है, भारत के लोकेशन को एक बार देखते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर मैं छोटी छोटी बातें इस पर डिस्कस करूंगा, जिसमें समय को कैसे जानेंगे आप, ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, दिनांक के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले भारत का अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार देखते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देखने के लिए पहले आपको समझना होगा कि भारत पृथ्वी में कहां पर है। तो देखिए, भारत का जो लोकेशन है, देखिए भारत का जो लोकेशन है वो यहां पर है।
ठीक है, ये भारत का लोकेशन है। तो भारत का लोकेशन आप देख के बता पाएंगे कि भारत का लोकेशन क्या है, कहाँ पर है वो, बताइए। भारत जो है, जो दिख रहा है आपको भारत, वो कहाँ पर है पृथ्वी में? तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछा जाए उसका अक्षांशीय विस्तार, तो उसका अक्षांशीय विस्तार उत्तरी गोलार्ध में है। हाँ बोलिए। इसे हम देशांतरी विस्तार में पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर मैं ऐसा पढ़ूंगा तभी तो पूरा पश्चिम पढ़ पाऊंगा, जब इस लोकेशन से पढ़ूंगा। लेकिन जब मैं ऐसा पढ़ूं, अक्षांशीय विस्तार का मतलब क्या है, मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं। हम किसको अक्षांश कहते हैं? इसको अक्षांश कहते हैं। तो जब इसको पढ़ेंगे तो कैसा पढ़ेंगे, उत्तर और दक्षिण पढ़ेंगे। अक्षांश पढ़ने के लिए उत्तर दक्षिण पढ़ना पड़ता है, और देशांतरी पढ़ने के लिए पूर्व पश्चिम पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो जब भी मैं बोलूंगा अक्षांशीय विस्तार क्या है तो उत्तरी गोलार्ध में भारत, और मैं पूछूंगा देशांतरी विस्तार क्या है तो पूर्वी गोलार्ध है। ठीक है। तो अब समझिए कि ऐसी कोई बिंदु या ऐसी कोई रेखा जो भारत को यहां से टच करके जाती हो और यहां से टच करके जाती हो, ठीक है। उसी प्रकार यहां से कोई रेखा होगी जो भारत को यहां से टच करके जा रही होगी, उसी प्रकार कोई रेखा यहां से टच करके जा रही होगी। तो यह भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बता पाएगा। ठीक है, दिख रहा है भारत जो है किसी न किसी एक रेखा के छोर से टच हुआ है, देशांतरित से, इधर देशांतर से, ऊपर की तरफ अक्षांशी से, और नीचे की तरफ भी अक्षांशी से। ठीक है। तो जो रेखा होगी, याद रखिएगा, जो रेखा इसके बाउंड्री को टच कर रही होगी, अंतिम बिंदु को टच कर रही होगी, वह बिंदु याद रखिएगा ये इसका आखिरी विस्तार कहलाएगा। ठीक है। मतलब यहां पर मैंने बताया कि बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं हैं, तो कोई ना कोई रेखा ऐसी होगी जो इसको टच करेगी, कोई ना कोई देशांतरी रेखा होगी जो इसको टच करेगी और इसको टच करेगी। तो इनके मध्य की जो दूरी होगी, वही दूरी आपको भारत का देशांतरी और अक्षांशीय विस्तार बताएगी। ठीक है। तो इसे कहते हैं हम लोग भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। ठीक है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत, और यहां से एक अक्षांशीय रेखा गुजरी होगी। ठीक है। एक अक्षांशीय रेखा यहां से गुजरी होगी इस तरीके से, और लाइन से पूरा इस तरीके से अक्षांशीय रेखाएं गुजरी होंगी। इस तरीके से पूरा गुजरा होगा। ठीक है। पृथ्वी में ऐसे पूरी अक्षांशीय रेखाएं गुजरी होंगी। उसी प्रकार देशांतरी रेखाओं की बात करें तो इस प्रकार से देशांतरी रेखाएं गुजरी होंगी। ठीक है। इस तरीके से देखिए देशांतरी रेखाएं गुजरी होंगी। ठीक है। तो ऐसा में याद रखिएगा, अब इन रेखाओं के अंतिम छोरों को पढ़ने के लिए पहले आप ये देखिएगा कि भारत का पहले अंतिम छोर जान लीजिए कि भारत का अंतिम छोर कौन कौन सा है। ठीक है। तो याद रखिएगा, भारत के अंतिम छोर का नाम देखें हम लोग, इसमें सबसे पहला नाम आता है, याद रखिएगा, भारत के अंतिम छोर में यह जो क्षेत्र है, ठीक है, इसे मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ठीक है। अभी मैंने कल ही बताया था आपको इंदिरा कॉल के बारे में। ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, इस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, बताइए? कन्याकुमारी या कैप कैमोरिन? कैप कैमोरिन। ठीक है। इसी प्रकार याद रखिएगा, यह जो अंतिम बिंदु होगा पूरा पश्चिम के लिए, यह क्या कहलाता है,
गौर माता, कच्छकरण का क्षेत्र है, उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश का यह जो बिंदु है याद रखिएगा की बिच्छू। ठीक है, तो ये 4 बिंदु हमको मिल गए हैं भारत के अंतिम बिंदु, चाहे वो उत्तर के हों, चाहे वो दक्षिण के, पूरब के और पश्चिम के। ठीक है, तो इनका नामकरण देखिएगा और अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर जो है ये भारत का जो लोकेशन है वो कैसे कवर होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अब आप वापस देखिएगा, ये 0 डिग्री पर है, तो यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 से हमें ऊपर जाना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा ये जो आपको एक लकीर दिख रहा है वो 8 डिग्री पर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो रेखा दिख रहा है वो आपका 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। जोर से बोलिए। 9 का 20। देखिए इसको समझिए, यहां पर जो है ना हम लोग जो है इस लकीर की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या 0 से 10 नहीं किया, 0 से अगर मैं 10 करता तो 10, 20, 30 इस तरीके से किया होता। मतलब मैं यहां पर यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा जहां पर यहां से 10 है, इसके बीच वाला 8 होगा तो 8 पर पहुंच गए, क्योंकि भारत तो 8 पे है, 9 की जरूरत ही नहीं है इस पे। ठीक है, तो 9 हम क्यों जाएंगे जब हमको 8 में जो चीजें टच हो जा रही है, तो 9 में क्यों जाएंगे। ठीक है, तो हमने 8 को टच किया, लेकिन 8 से भी कुछ डिफरेंस आ रहा है, उसमें भी थोड़ा हिस्सा छूट जा रहा है। तो ऐसे में देखा हमने कि इसके बीच जो है ना, देखिए ऐसा घड़ी आप सभी समझते हैं, घड़ी को देखना जानते हैं आप सभी लोग। ठीक है, तो जैसे देखिएगा घड़ी को देखने का हम जब प्रयास करेंगे यहाँ पर, तो घड़ी कैसा होता है, घड़ी की जो नंबर होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर 1 की बात करें, 1 और 2 की बात करते हैं, इनके बीच में जो है 4 लकीरें होती हैं इस तरीके से। ठीक, तो ये हमारा मिनट का कांटा होता है, हम इसको बोलते हैं मिनट का कांटा है ये यहाँ से, यानी कि यहाँ से जब भी आप जाएंगे तो ये 1-1 मिनट का क्रम दिखाता है। ठीक है, लेकिन वो जो डिग्री है 0 से लेकर 1 के बीच में, उसके बीच बीच में मिनट मिनट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 60 मिनट का क्षेत्र दिखता है उसमें, यानी आप ये कह सकते हैं कि इसके बीच में देखिए ये 0 डिग्री और इसके बीच में फिर 1 डिग्री होगा, तो इसके बीच में जो लकीरें होंगी यहाँ से आप 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कितने मिनट मिलेंगे, 60 मिनट उसके अंदर मिलेगा, 0 से 1 के अंदर। ठीक है, फिर ये 1 से लेकर 2 बीच के जो मिनट होगा, इसके बीच में 60 सेकेंड का और अंदर डिफरेंस होगा, मतलब इसके अंदर भी 60 और अंदर है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत अंदर टिपिकल तरीके से बना हुआ है, लेकिन हमें उतना जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमको ये जानना है कि भारत का जो लोकेशन है वो कितने में टच हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो भारत का जो कैप कैमोरिन है, कन्याकुमारी है, वो कौन से अक्षांश रेखा को टच कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब इसका नंबर क्या होगा, यहां वाला 8 डिग्री 4 मिनट का। ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट का है। उसी प्रकार याद रखिएगा, ऊपर की तरफ चलते हैं, याद रखिएगा, तो यहां पर ये जो लकीर टच हो रहा है इससे अक्षांश रेखा का इंदिरा कॉल में, ये है आपका 36 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, 36 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि यदि हम इधर की बात करें तो यहां पर याद रखिएगा ये गौर माता का जो क्षेत्र है, अंतिम बिंदु जो है ये है आपका 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि जब भी हम लोग अब देशांतर पढ़ रहे हैं, ये देशांतर हो गया है, तो देशांतर के लिए आप क्या बोलेंगे, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से अब इधर आएंगे तो याद रखिएगा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब आप बोल पाएंगे कि भारत का विस्तार कितना है, तो आप बता पाएंगे कि भारत का विस्तार जो है
नीचे की ओर यानी उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 36 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। अच्छा एक मिनट माफ कीजिएगा, यहां पर हमने थोड़ा सा गलत किया हुआ है, आपका 37 डिग्री 6 मिनट है, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो 37 डिग्री 7 मिनट का है। ठीक है, उसी प्रकार याद रखिएगा कि आपका जो देशांतरी है, याद रखिएगा पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, तो ये था भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। ठीक है, ये भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कहलाता है। अब इसी के अंतर्गत जो है हम कुछ रेखाओं को पढ़ लेते हैं जिससे हमको कुछ डिटेल जानकारी मिले। ठीक है, तो पहली जानकारी याद रखिएगा, यहां तक समझ में आ गया आप लोग को। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं, पहले तो इसके अंतर्गत याद रखिएगा हम कुछ अक्षांश रेखाओं की बात कर लें। तो भारत के दृष्टिकोण से या भारत के भूगोल के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा जो है याद रखिएगा वो है आपका कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसका डिग्री याद रख लीजिएगा, वो है आपका 23.5 डिग्री। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पर है, याद रखिएगा। अब देखिए ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज अगर आप यहां पर ध्यान देंगे तो देखिएगा 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब है 23.5 डिग्री इसके बीच वाला कोई होगा। तो ये वो रेखा है जो भारत को दो बराबर भागों में बांट देता है, यानी कर्क रेखा भारत को दो बराबर भागों में बांटता है, इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहां पर देखिएगा दूसरा कारण है कि भारत को बराबर भागों में बांटने के साथ साथ ये 23.5 डिग्री का रेखा है, यही आपका कर्क रेखा जो 23.5 क्या है। तो इसका मतलब ये है कि भारत के दो अलग अलग जलवायु होने का कारण भी बताता है। क्लाइमेट बताएगा यहाँ पर, देखिए उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण, और भारत का लोकेशन ऐसे बीचों बीच होने के कारण दोनों प्रकार की जलवायु आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो भारत जो है एक ऐसा देश है जहां पर दोनों प्रकार की जलवायु आती है। ठीक है, हालांकि और भी देश हैं, परंतु हम भारत में रहते हैं और भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो ये समझने योग्य बातें हैं कि भारत का जो भूगोल है उसके अंतर्गत जो जलवायु है वो दो प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी जलवायु, एक आपका उष्णकटिबंधीय जलवायु और दूसरा आपका शीतोष्ण भी पाया जाएगा। ठीक है, हालांकि भारत का जो लोकेशन है उसकी जो प्राकृतिक स्थिति है उस प्राकृतिक स्थिति के आधार पर जो है हमारे यहाँ एक ही प्रकार का जलवायु पाया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक स्थिति के आधार पर अगर हमारे सामने या उत्तर की ओर हिमालय नहीं होता तो हो सकता था कि आपका जो आधा क्षेत्र है वो शीतोष्ण में होता और आधा क्षेत्र जो है उष्णकटिबंधीय होता, लेकिन हिमालय के कारण वो ठंडी हवाएं नहीं आ पाती, जिसके कारण हमारा उत्तर का जो क्षेत्र जहां पर ठंडी काफी जोरदार होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाती है। ठीक है, जिसके कारण हम बच जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु से। ठीक है, चलिए तो देखिएगा वापस आते हैं अक्षांश रेखाओं पर, कर्क रेखा के बारे में पढ़ते हैं। तो कर्क रेखा के लिए एक बात याद रखिएगा कि कर्क रेखा वह रेखा है जो भारत को बराबर दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैप में देखते हैं और मैप में देखने का प्रयास करते हैं इसको। ठीक है, देखिएगा तो ये आपको याद रखना है, ये देखिए ये भारत का मैप दिख रहा है आपको। अब हम इसमें कर्क रेखा को खींचने का प्रयास करेंगे तो देखिएगा कर्क रेखा जो है ना, ये आपका कर्क रेखा है। ठीक है, तो इस कर्क रेखा को याद रखिएगा, जब ये कर्क रेखा भारत से गुजरती है तो किन किन राज्यों से गुजरती है आपको याद रखना है। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला समझिएगा कौन सी रेखा, तो देखिए कौन सा देश, तो यहां पर याद करते चलिएगा। देखिएगा तो अगर हम देश की बात करें तो यहां पर आपको दिख रहा होगा हाँ हाँ राज्य, आप इतने अंडरस्टैंडिंग है चिंता मत करिए। ठीक है,
तो गुजरात है यहां पर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा राजस्थान हो गया, इसके बाद याद रखिएगा एमपी, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद याद रखिएगा झारखंड, और उसके बाद याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये कितने हो गए? तो याद रखिएगा गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, 6 हो गया, ठीक है। एक आपका यहां पर त्रिपुरा, याद रखिएगा ये आपका त्रिपुरा, और एक आपका मिजोरम, ठीक है। इस तरीके से 8 राज्य हैं, याद रखिएगा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका ये टोटल 8 राज्य हैं जो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है। अब इनके बारे में 2 क्वालिटी याद रखिएगा। पहली क्वालिटी ये है, ठीक है, यानी कि जो फैक्ट्स हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान, ये जो आपको राजस्थान दिख रहा है, ठीक है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान में कर्क रेखा सबसे छोटी लंबाई होती है, यहां पर सबसे कम लंबाई कहां पर? राजस्थान में। सबसे ज्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा सबसे कम लंबाई का क्षेत्र राजस्थान में है और सबसे ज्यादा लंबाई का क्षेत्र आपका, ठीक है, याद रखिएगा। इसी के साथ एक बात और याद रखिएगा कि कर्क रेखा को ऐसी कौन सी नदी है जो 2 बार काटती है, ठीक है। ये फैक्ट्स हैं, बस किनारे से थोड़ा सा याद रखिएगा नोट करके कि माही नदी जो है एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। तो कर्क रेखा के बारे में इतना याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा हम बात करें अक्षांश रेखाओं में, तो अक्षांश रेखाओं में कर्क रेखा आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब इसी के साथ आप याद रखेंगे कि देशांतर रेखाओं की बात कर लें। देखिएगा देशांतर रेखाओं में आपको 2 रेखाएं थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है। पहली रेखा देशांतर रेखा में सबसे इंपॉर्टेंट रेखा जो है वो आप ध्यान रखेंगे, वो है आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा, जिसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन की रेखा, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन लाइन की रेखा जो होती है ये 0 डिग्री पर होती है, इसे हम जीएमटी लाइन भी कहते हैं। तो देखिएगा फीमेल लाइन, या फिर इसे कहते हैं मध्याह्न रेखा, कितने डिग्री पर होती है? 0 डिग्री पर होती है। यह 0 डिग्री की रेखा याद रखिएगा जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं, विश्व का मानक समय रेखा। इसको समय रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि याद रखिएगा यहां पर एक देश है जिसे हम कहते हैं ब्रिटेन, ठीक है। जहां से ये गुजरती है 0 रेखा, वो याद रखिएगा कौन सा देश है? यहां पर ब्रिटेन है। और ब्रिटेन की एक शहर है, याद रखिएगा, जिसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। तो यहीं से वो समय रेखा लिया गया है, याद रखिएगा, जिसके कारण इस रेखा को हम क्या कहते हैं? जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। जब भी सूर्य जो है, याद रखिएगा, ये 2 कंडीशंस होते हैं। सूर्य की जो स्थिति होती है हमेशा यहाँ पर रात के 12 बजे वाली होती है, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि सूर्य की स्थिति के अनुसार जो है ये 0 जो है हमेशा मध्याह्न को बताता है, ठीक है, रात के 12 बजे को बताता है। जिसके बाद अगर आप जब भी इधर से क्रॉस करेंगे तो सूर्य की स्थिति के बाद इधर से सूर्य दिखना चालू हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जिसके कारण आप ये कह सकते हैं कि ये 0 डिग्री है। और चूंकि मैंने आपको बताया है कि भारत की या फिर जो
पूरी स्थिति है, देशांतर रेखाओं से एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी का जो समय है वो 4 मिनट का है। ठीक है, तो आप यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे, तो आपको एक नाम यहां पर मध्याह्न रेखा के बारे में याद रखना है और दूसरा नाम याद रखना है, याद रखिएगा एक रेखा और है जो आपके भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 82.5 की रेखा या फिर आईएसटी रेखा। ये भारत का समय रेखा है, याद रखिएगा भारत की समय रेखा, इसका नाम क्या है 82.5 की रेखा या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा। जब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो याद रखिएगा भारत का समय रेखा कहलाता है। ठीक है, भारत का समय रेखा कहते हैं इसे। अब देखिए भारत का समय रेखा की एक खासियत है, याद रखिएगा कि यह जो है इस पीएमएल लाइन या फिर जो ग्रीन जीएमटी लाइन से जो है 5.5 घंटा आगे चलता है। ठीक है, इसलिए जो है हमारे यहाँ जो भी टाइम होगा 0 डिग्री पर, जो ये 0 डिग्री है, उससे जब भी आप देखेंगे तो आपके जो 4 महानगर हैं, ठीक है, जैसे आप दिल्ली की बात करते हैं, मुंबई की बात करते हैं, कोलकाता की और चेन्नई की बात करते हैं, तो जब भी कोई डिवाइस आपको अपने टाइम जोन में सेट करना होता है तो आप देखेंगे कि 5 घंटे 30 मिनट प्लस में रहता है वो हमेशा। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा भारत का समय रेखा जीएमटी लाइन से, जीएमटी समय से कितना आगे, 5.5 घंटे आगे होता है। ठीक है, यानी सूर्य जब भी निकलेगा तो हमारे यहाँ पहले और फिर ब्रिटेन में 5.5 घंटा बाद होगा। ठीक है, तो ऐसे में जो है हम 5.5 घंटा आगे चलते हैं, याद रखिएगा किससे आगे, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसको। ठीक है, अब इसी के आधार पर याद रखिएगा कि जब आप इस रेखा की बात करें या भारत की समय रेखा की बात करें तो आपको ये याद रखना है, इसका नाम है 82.5 और ये भारत से गुजरता है। ठीक है, तो भारत में देखिएगा ये कहां से गुजरता है, देखिएगा भारत में जो ये रेखा है आईएसटी रेखा, हम राज्य की बात करेंगे कौन कौन से राज्य से होकर गुजरता है, तो देखिएगा ये कुछ ऐसा गुजरता है, याद रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा और करीब से इस तरीके से ये गुजरता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपको बस यहां पर याद रखना है कौन कौन से क्षेत्र से गुजरता है, तो याद रखिएगा ये जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम लोग यूपी। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा यूपी के बाद एमपी, इसके बाद याद रखिएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद याद रखिएगा उड़ीसा, उसके बाद याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, दूसरा याद रखिएगा मध्य प्रदेश, तीसरा याद रखिएगा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है। ठीक है, यहां पर जानने योग्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, एक शहर है या एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं नैनी गांव, जो कि कहां पड़ता है, प्रयागराज में, याद रखिएगा यहीं से ये रेखा ली गई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आईएसटी रेखा के बारे में। क्लियर, तो इसे हम कहते हैं आईएसटी रेखा, याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये था आपका आईएसटी रेखा। अब देखिए इसी के साथ ना एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आप बात करें 180 डिग्री देशांतर रेखा की, तो इसे याद रखिएगा, इसे हम कौन सा रेखा कहते हैं, दिनांक रेखा कहते हैं, डेट रेखा। ठीक है, जब भी उस दिनांक रेखा को सूर्य क्रॉस करता है तो हमारा एक दिन बदल जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहां से गुजरा हुआ है, तो अगर आप इसकी बात करें, याद रखिएगा, तो आप यहां पर देख सकते हैं इसको,
इसको आप देख पा रहे हैं इस मैप को, देखिए यहाँ पर डिग्री दिख रही है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और इधर आप जाएंगे तो ये 180 डिग्री है, दिख रहा है, देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो रेखा दिख रही है आपको, ये हमारी दिनांक रेखा है, इसी को कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका प्रशांत महासागर से होते हुए ये गुजरता है, ताकि इसको हमेशा जल में रखा जाता है, याद रखिएगा। ये रेखा को काल्पनिक तो है ही, तो ये माना गया कि ये कहाँ रहेगा, जल में रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भूभाग से गुजरेगा तो मान लीजिए कि वो भूभाग किसी देश के आसपास होगा तो उसको नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उस देश में जो एक व्यवस्था है वो खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप ही का घर पड़ता है उस रेखा के बीच में, तो अगर मान लीजिए कि कोई फॉर्म का लास्ट डेट हो रहा होगा कि आज जो है उस फॉर्म का लास्ट डेट है, तो आप उस दिन को क्रॉस करके इस पार चले जाएंगे तो वो पुराने दिन में चले जाएंगे, समझ पा रहे हैं। तो इस अव्यवस्था को ठीक रखने के लिए जो है उसे कहाँ रखा गया है, सागर के बीच में, पानी में रखा गया है, ताकि उसको क्रॉस करने से कभी भी आपको ये जानकारी ना मिल पाए कि आपका जो टाइम है वो किस आधार पर चल रहा है, ठीक है। यानी ऐसी स्थिति में जो है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में है, ठीक है। तो 180 लाइन याद रखिएगा, ये एक दिनांक रेखा है और इसके जो है प्रशांत महासागर के क्षेत्र से गुजारा गया है, ठीक है, यानी गुजरता है, ठीक है। इसको मैप में देखेंगे तो ज्यादा और क्लियर आएगा जब आपके पूरे मैप जो है उसके आधार पर देखने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। ठीक है, तो ये था आपका भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अंतिम बिंदु में याद रखिएगा भारत की लंबाई और चौड़ाई, हम अंतिम बिंदु को देखते हैं तो देखिएगा भारत की लंबाई एवं चौड़ाई, ठीक है। तो अब देखिए कि यहां से लेकर यह जो क्षेत्र है हमारा इंदिरा कॉल और ये कैप कैमोरिन, ठीक है, इसकी दूरी की बात करें हम लोग तो याद रखिएगा ये जो आपकी दूरी बनती है, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये जो दूरी है 3214 की दूरी है, यानी इसको आपको याद रखना है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, कितना है 3000, याद रखिएगा 321 का कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखेंगे तो बहुत सारा सरल हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो देखिए 321, ठीक है, तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3 और उसके बाद जो पहले एक 4 लगा दीजिए, ठीक है। तो ये आपको याद रहेगा कि इंदिरा कॉल से कैप कैमोरिन की दूरी लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा 3214 किलोमीटर, ठीक है। और वही अगर हम बात करें इसका पूरब से पश्चिम विस्तार की बात करें, याद रखिएगा पूरब से पश्चिम विस्तार, तो ये रहा आपका पूरब का बिंदु और ठीक है, ये हम कहेंगे पूरब से पश्चिम विस्तार, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका पूरब से पश्चिम विस्तार जो है आपके उत्तर से दक्षिण के से कम है, यानी ये कहीं 3214 है, याद रखिएगा। तो वही अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम विस्तार की तो ये है आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे हम कहेंगे उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214, पूरब से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी के आधार पर आपको चीजें याद रखनी है पूरी तरीके से, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, एक बिंदु और भी याद रखिएगा, एक और पॉइंट इसमें कि जब आपने पढ़ा कि ये कितना डिग्री पर है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है, ठीक है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आधार पर भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो चूंकि कैप कैमोरिन से ज़्यादा नीचे है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये थोड़ा और नीचे है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर ये जो क्षेत्र बनता है ये आपका 6 डिग्री
4 मिनट पर पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 2004 में जो है एक सुनामी आई थी, जिसके कारण याद रखिएगा, ठीक है, उसके कारण ये क्षेत्र डूब गया था, और इसे ही कहते थे, याद रखिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट, या फिर आप कहते हैं पार्सन पॉइंट, या फिर आप कहते हैं, ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो याद रखिएगा, इसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। कब डूबा था? 2004 के सुनामी में डूबा था। ठीक है, लेकिन उसके बाद से अगर आप बोलेंगे भूभाग से जुड़ा हुआ तो 8 डिग्री 4 मिनट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, और वही अगर हम उत्तर की बात करते हैं तो ये होता है आपका 37 डिग्री 6 मिनट का, 68 डिग्री 7 मिनट का, और 97 डिग्री 25 मिनट का। यह क्षेत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भारत का बेसिक्स है, याद रखिएगा, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के अंतर्गत। ठीक है, चलिए।